जय हिंद, जोहार दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड हिस्ट्री का चौथा क्लास देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले 3 क्लास हो चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका जाके जो भी 3 क्लास हो चुके हैं उन 3 क्लास को आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि वो 3 क्लास आपके लिए बहुत ही यानी कि जो बेसिक्स से हैं, जिनको एक ज़रा भी नहीं पता है कि आपका जाके सरगुजा कहाँ पे पड़ता है, फिर आपका जाके पोरहाट क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, सिंहभूम जो है उनका क्षेत्राधिकार किन किन राज्यों में था, यानी कि अभी का जो राज्य है उस टाइम जो है, जैसे पोरहाट हो गया, आपका जाके ढालभूम हो गया, फिर आपका सरायकेला खरसवां हो गया, ये क्षेत्र आज के टाइम में किस किस जिलों में पड़ता है। फिर आपका जैसे नवरत्नगढ़ हो गया, दोईसा हो गया, पालकोट हो गया, ये क्षेत्र जो है छोटा नागपुर नागवंश का जो क्षेत्र है, और ये क्षेत्र जो है आपका अभी के टाइम में किस किस ज़िलों में पड़ता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाला जितने भी आपके क्लासेस होंगे सब में आपका जाके ये क्षेत्र जैसे दोईसा हो गया, रातूगढ़ हो गया, फिर आपका जाके पोरहाट हो गया, ढालभूम हो गया, ये सब चीज़ें आप बार बार रिपीट होंगी, इसलिए आपको एक पहला क्लास दूसरा क्लास देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में नागवंश के बारे में पढ़ेंगे, मुंडा वंश के बारे में पढ़ेंगे, रक्सेल वंश के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग चेरो और सिंह वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि झारखंड में जो है राजवंश यानी राज व्यवस्था जो है, इसका सबसे पहले नींव किसने डाला, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय राजवंश में हम लोग देख मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ेंगे क्षेत्रीय राजवंश में, ठीक है। एक हो गया सबसे पहले मुंडा राजवंश, सबसे पहले नींव इसी ने डाला था, ठीक है ना। मुंडाओं ने सबसे पहले जो है राजवंश सुतियापहान के जो है रीता मुंडा के नेतृत्व में सुतियापहान को राजा बनाया गया और सुतिया नागखंड की स्थापना की गई थी। फिर जो है सुतियापहान के द्वारा यानी मुंडाओं का राज बहुत दूर तक चला, और चलने के बाद फिर लास्ट में 84 ईस्वी में यानी कि 84 ईस्वी में फाइनली मुंडा राजवंश का जो अंतिम शासक था, क्या नाम था उसका, मदरा मुंडा, ठीक है ना, मदरा मुंडा। इनके द्वारा क्या कर दिया गया, आपका फनी मुकुट राय को अपना राज्य ये क्या किया, हस्तांतरित कर दिया, मतलब दान में दे दिया कि लीजिए भैया अब आप चलाइए इसको, मेरे से नहीं होगा। तो नागवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पलामू में, यानी नागवंश की जब स्थापना हुई थी उसी के आसपास में पलामू में रक्सेल वंश जो थे ये लोग आए हुए थे। ये राजपूताना लोग थे, ये लोग बाहर से आए हुए थे, रोहतासगढ़ होते हुए इधर हरिहरगंज तरफ इधर आए हुए थे, ठीक है ना। हरिहरगंज आपका कहाँ पे पड़ता है, पलामू में पड़ता है। छतरपुर से थोड़ा सा आगे जाइएगा, ये पलामू का छतरपुर से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो यहाँ पे आपको हरिहरगंज मिलेगा, ठीक है ना। तो रक्सेल जब आए यहाँ पे तो ये 2 शाखाओं में बट गए थे, एक कुंडेलवा और एक देवगन में बट गए थे। आगे आपको बताएंगे इसके डिटेल्स। फिर बाद में कालांतर में फिर क्या हुआ, 1572 ईस्वी में, ठीक है, वहाँ के जो स्थानीय लोग जो थे चेरो लोग, इन लोगों ने फिर क्या किया, रक्सेलों को हटा के अपना यानी कि चेरो वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो हम लोग चेरो वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर इस क्षेत्र एक क्षेत्र और है सिंहभूम क्षेत्र, जो आपका पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है। तो सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंह वंश के बारे में, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे मुंडा राजवंश नागवंश से संबंधित है, पलामू का रक्सेल वंश, चेरो वंश, कैसे इसको अपदस्थ करके चेरो वंश की स्थापना हुई थी, किसने की थी। फिर सिंह वंश के लोग जो हैं वो कहाँ से आए थे, 8वीं शताब्दी के आसपास से ये लोग आए हुए थे। फिर इनकी 2 शाखाओं का ये हुआ, स्थापना हुआ। पहली शाखा का स्थापना किसने किया था, दूसरी शाखा का स्थापना किसने किया था, क्या जरूरत है कि दूसरी शाखाओं का स्थापना करना पड़ा, ठीक है। इन सब बारे के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और एकदम कॉपी कलम निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लगे कि ये पॉइंट जो है हमको नोट करना चाहिए, बुक में नहीं मिलेगा, उस चीज़ों को आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे विवादास्पद डाटाएँ भी हैं जिसको मैं अभी क्लियर करूँगा, तो ध्यान से देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, मुंडा राजवंश, ठीक है। सबसे पहले मुंडा राजवंश। देखिए मुंडा राजवंश, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। ये लोग बाहर से झारखंड में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, बाहर से झारखंड में प्रवेश करते हैं। झारखंड का एक मैप हम लोग बना लेते हैं, लगभग मोटा मोटी एक मैप बना लेते हैं, ठीक। मोटा मोटी मैप बन गया है, ठीक है। उतना बढ़िया तो नहीं बना, लेकिन एक बन गया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि मुंडा लोग जो हैं, रीता मुंडा एक मुंडाओं का जो नेता था उस टाइम, ठीक है, रीता मुंडा। इसको कहीं कहीं पे रीशा मुंडा भी लिखा गया है बहुत सारे बुक में, ठीक है ना, तो याद रखेंगे रीशा मुंडा। तो इनके नेतृत्व में क्या होता है कि बहुत सारे मुंडाओं लोग जो है यहाँ पे झारखंड में आते हैं, ठीक है। झारखंड में आने के बाद उस टाइम यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास कर रही थी, तो असुर, बिरजिया, ठीक है, बिरहोर, ये सब जनजातियाँ जो आदम जनजाति है, ये लोग यहाँ पे पहले से निवास कर रही थी, ठीक।
तो जब यहाँ पे आते हैं तो फिर ये क्या होता है, वर्चस्व की लड़ाई होती है, संघर्ष होता है दोनों के बीचों में कि कहाँ। अब देखिए इसको ऑब्वियसली ये जगह का तलाश कर रहा था कि हम अपने जो भी हैं, मेरे शागिर्द जो हैं, जो मेरे साथ हैं, अपने लोगों का रक्षा के लिए ये एक स्थायी जगह ढूंढ रहा था कि जहाँ पे वो क्या कर सके, अपना जीवन यापन यानी कि एक जगह पे कबीला यानी कि गाँव बसा सके। तो फाइनली उसको यहाँ पे झारखंड क्षेत्र मिलता है और फिर ये यहाँ पे आके बसते हैं। फिर जब यहाँ पे ये लोग बसते हैं, लगभग ये जो है मुंडा लोग यहाँ पे कब आते हैं, 600 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। और जब ये यहाँ पे पूर्ण रूप से लगता है इनको कि हम बस गए हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, रीता मुंडा जो था, ऋषा मुंडा, इनके दिमाग में आता है क्या कि अब एक ऐसा संस्था होना चाहिए, जो एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो पूरे मुंडा लोगों को क्या करे, उसको एक मार्गदर्शक के तौर पे, उस पर मतलब कि राज नहीं करने के तौर पे, मतलब कि उसको मतलब सही तरह से उसका लालन पालन करे, उसको सुरक्षा प्रदान करे। तो उन्होंने क्या किया, एक नेता चुना, ठीक है ना। किसने, रीता मुंडा ने एक नेता चुना। तो नेता के तौर पे किसको चुना, तो सुतिया पाहन को, ठीक है। सुतिया पाहन किसको चुना, सुतिया पाहन को, ठीक है। और सुतिया पाहन को नेता चुना, और जितने भी क्षेत्र पे इनका अधिकार था, ठीक है, जितने भी क्षेत्र पे किनका, मुंडाओं का अधिकार था, उस पूरे क्षेत्र को एक नाम दिया सुतिया पाहन के नाम से ही, सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड, ठीक है। अब इस क्षेत्र का राजा किसको घोषित कर दिया गया, सुतिया पाहन को। किसके द्वारा घोषित किया गया, रीता मुंडा के द्वारा, ठीक है। रीता मुंडा के द्वारा घोषित किया गया मुंडाओं का राजा सुतिया पाहन को, और किस क्षेत्र का किया गया, सुतिया नागखंड का, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों अब देखिए, जो सुतिया पाहन जो था, तो इसको जब राजा बना दिया गया, तो फिर इसने क्या किया, अपना जो राज्य है उसको 7 गढ़ों में बांट दिया। कितना, 7 गढ़ों में बांटा, और 21 परगनों में बांटा। कितना, 21 परगना, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसने अपने राज्य को 7 गढ़ों में तथा 21 परगनों में विभक्त कर दिया गया। 7 गढ़ कौन कौन से थे, तो देखिए सबसे पहले हो गया केसलगढ़, ठीक है, केसलगढ़, ठीक, जिसको आज के डेट में केसलगढ़ भी ही बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका जाके पालूनगढ़, पालूनगढ़, जिसको आज के डेट में क्या बोलते हैं, पलामू, ठीक है। फिर आपका हो गया लोहागढ़, लोहागढ़, तो इसको क्या बोलते हैं, लोहरदगा, लोहरदगा, ठीक है। फिर चौथा हो गया आपका जाके क्या, सिंहगढ़, सिंहगढ़, ठीक है, जिसको आज के डेट में क्या बोलते हैं, सिंहभूम, ठीक है। फिर आपका हो गया सुरगुमगढ़, सुरगुमगढ़, जिसको आज के डेट में क्या बोलते हैं, सरगुजा, ठीक है, जो गढ़वा से सटा हुआ छत्तीसगढ़ का एरिया है, ठीक है। फिर छठा आपका क्या हो गया, मानगढ़, मानगढ़, ठीक है, जिसको आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, मानभूम। आज के डेट में तो मानभूम नहीं बोलते हैं, आज के डेट में इसको धनबाद बोलते हैं, ठीक है ना। धनबाद वाला एरिया को ही मानभूम बोलते हैं, और उस टाइम जो था क्या बोला जाता था, मानगढ़ बोला जाता था, ठीक है। और एक जो 7वां बचा है वो क्या है, हजारीबाग। तो इन क्षेत्रों को मिला के जो था क्या था, सुतिया नागखंड क्षेत्र था, सुतिया नागखंड क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा 7 गढ़ों को मिला के क्या बन रहा था, सुतिया नागखंड। सोचिए, केसलगढ़ यानी पालूनगढ़ पलामू वाला एरिया, सरगुजा यानी लोहरदगा सरगुजा हो गया, फिर इधर अगर सिंहभूम यानी गुमला हो गया, इधर आपका पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया हो गया, फिर इधर आपका क्या बोलते हैं, धनबाद वाला एरिया हो गया। इन सारे क्षेत्रों में हजारीबाग हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों को मिला के कौन शासन करता था, वहाँ पे मुंडा लोग शासन करते थे, ठीक है। और इन्हीं 7 क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया था, 21 परगना में इसको बांटा गया था। यानी अब 7 क्षेत्रों को 21 परगना में बांटा गया था, या फिर पूरा मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था, पूरा मुंडा साम्राज्य को 21 परगना में बांटा गया था, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, कि जब इन 7 परगनों में बांटा गया तो फिर ये लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना राजपाट चलाएं। और राजपाट चलाने के बाद जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनका एक नेता था कौन, जो लास्ट में एक राजा बना, मदरा मुंडा, ठीक है ना। ये आदमी जो था, इसने क्या किया, अपना राज्य क्या किया, दूसरे को सौंप दिया, हस्तांतरित कर दिया कि अब हमसे नहीं चल पाएगा। तो इसने क्या किया, एक बैठक बैठाया अपने मानकियों के साथ, मुंडा लोगों के साथ। देखिए मानकियों को क्या बोलते हैं, मानकी कौन होता है, मुंडाओं में जो राजा होता है उनको मानकी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, बैठक बैठाया, और लास्ट में क्या किया, फनी मुकुट राय, ठीक है, फनी मुकुट राय, जो नागवंश का संस्थापक है। किसका संस्थापक है, नागवंश का, ठीक है ना। इसने 84 ईस्वी में क्या किया, फनी मुकुट राय को अपना राज्य हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। यानी कि ऐसे राज्य, अगर कोई दूसरा वंश की स्थापना होती है तो इतिहास में आप देखे होंगे कि कोई एक राजवंश जो है दूसरे राजवंश पे युद्ध करता है, उस पर विजय हासिल करता है, तब जाके वो क्या करता है, अपना राजवंश वहाँ पे स्थापित करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मदरा मुंडा ने क्या किया, अपना राजवंश क्या किया, फनी मुकुट राय को हस्तांतरित कर दिया कि अब देखिए आज से राजपाट आप चलाइए, अब हमको इससे मुक्ति दे दीजिए, हम आराम से खाएंगे पिएंगे सोएंगे, ठीक है ना।
और आप जो है इसको चलाइए सुजत्तीस ढक के, जैसे आपको चलाना है चलाइए, जिस वंश का आपको स्थापना करना है कीजिए। तो इसने क्या किया, नाग वंश की स्थापना की। अब देखिए फनी मुकुट राय चाहता था तो वो मुंडा वंश को स्थानांतरित किया था, तो उसी को कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन नहीं, इसका जो है इसका अलग वंश था, ठीक है ना, ये नाग वंश से मतलब संबंधित था, इसलिए इसने क्या किया, नाग वंश की स्थापना की। कब, 84 ईस्वी में। यहाँ पे एक विवादास्पद मतलब डाटा है, बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा 64 ईस्वी, ठीक है। क्वेश्चन में भी आता है कि नागवंश की स्थापना कब हुई थी, तो 64 ईस्वी में। बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा 84 ईस्वी, ठीक है ना, इसलिए दोनों को याद रखना आपको, 64 ईस्वी भी और 84 ईस्वी भी, ठीक। आप गूगल कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 64 ईस्वी। लेकिन आप बुक में देखिएगा, आप राम कुमार तिवारी का जो बिहार ग्रंथालय का आता है एक बुक आपका, झारखंड की रूपरेखा, ठीक है ना, वहाँ पे आप देखिएगा तो उसमें आपको 64 ईस्वी और 84 ईस्वी दोनों मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए दोनों रखिएगा याद, और ऑप्शन में जो आपको मिले उसे टिक कीजिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहे तो आपको 64 ईस्वी ही टिक करना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपका 64 ईस्वी सही किया गया है झारखंड में, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए फनी मुकुट राय जो था, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मुंडा राजवंश का पहला शासक कौन था, तो ऋषा मुंडा नहीं था। ऋषा मुंडा ने क्या किया था, उनका नेतृत्व किया था, सुतिया नागखंड की स्थापना की थी, और उसका राजा घोषित किया था किसको, सुतियापाहन को। तो पहला कौन हो जाएगा, सुतियापाहन, और अंतिम कौन हो जाएगा आपका जाके मदरा मुंडा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए फनी मुकुट राय जो है, इसने फिर क्या किया, 64 बोली या फिर 84 ईस्वी में क्या करता है, नागवंश की स्थापना करती है, नागवंश का स्थापना करता है। अब देखिए फनी मुकुट राय के बारे में जो है ना, इतिहासकार का बहुत सारा ऐसा राय है कि इनका जन्म कैसे हुआ, ये कैसे यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, मुंडा राज में, और क्यों जो है आपका जाके मदरा मुंडा ने इनको अपना राज्य हस्तांतरित किया। तो इससे संबंधित जो है 3-4 जो हैं आपके इतिहासकार जो हैं, उनका अलग अलग राय है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नागवंश के ही एक राजा थे दर्पनाथ शाह, ठीक है। पहले इसके बारे इसकी जो है, इन्होंने जो 1789 में, ठीक है, 1789 में उस टाइम के जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको बताया कि ये देखिए ये नागवंशी राजा थे, इन्होंने ही उनको बताया कि इनको जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल को, कि फनी मुकुट राय जो है नागवंश की जो, यानी कि जिस वंश से दर्पनाथ शाह बिलोंग करते थे, दर्पनाथ शाह जो है आने वाले टाइम में जो है नागवंश से ही संबंधित है। और 1789 में जब गवर्नर जनरल जो था आपका जाके भारत का, जो भी थे लॉर्ड कर्नवालिस शायद होंगे, तो उस टाइम जो है दर्पनाथ शाह के द्वारा बताया गया कि नागवंश की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, फनी मुकुट राय के द्वारा, ठीक है ना। और फिर फनी मुकुट राय के बारे में वो ये एक कहानी बताते हैं उनको, गवर्नर जनरल को, कि फनी मुकुट राय जो थे वो पुंडरिक नाग के बेटे थे, ठीक है, पुंडरिक नाग के। कहानी थोड़ा और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पुंडरिक जो है, आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि झारखंड को महाभारत के टाइम में क्या बोला जाता था, कहाँ, महाभारत के टाइम में तो पुंडरिक देश बोला जाता था, और पशुभूमि भी बोला जाता था, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो कहानी है, फनी मुकुट राय की जो कहानी है, वो महाभारत से जुड़ी हुई है। एक्चुअली बात यह था कि महाभारत का कहानी आपको पता ही है कि महाभारत में जो है कौरवों की पराजय होती है, और फिर आपका पांडवों की विजय होती है। फिर पांडव लोग स्वर्ग की ओर चल जाते हैं, स्वर्ग जाने के बाद वो अपना राजपाट किसको देते हैं, परीक्षित को, ठीक है, परीक्षित को सौंप के पांडव लोग कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, ठीक है। परीक्षित क्या करता है, परीक्षित को क्या होता है, एक तक्षक नाग के द्वारा क्या होता है, इसकी भी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि तक्षक नाग के द्वारा किसी कारणवश जो है एक श्राप से ग्रसित, परीक्षित एक श्राप से ग्रसित हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, तक्षक नाग के द्वारा इसको डांस लिया जाता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के उपरांत क्या होता है, इसका जो बेटा होता है जन्मजय, ठीक है, जन्मजय, ठीक है, ये इतना क्रोधित हो जाता है और शपथ लेता है कि पृथ्वीलोक पे जितने भी सांप हैं, जितने भी सर्प हैं, जितने भी आपके नाग हैं, सबको मैं क्या करूं, जला के भस्म कर दूंगा, ठीक है। तो फिर ऋषि मुनियों की मदद से ये क्या करते हैं, एक यज्ञ करवाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जितने भी पृथ्वीलोक पे सांप आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, और यज्ञ में क्या होते हैं, वो अपनी आहुति देते जाते हैं। उसी में जो है तक्षक नाग का जो बेटा था, एक पुंडरिक नाग, ठीक है, यह क्या होता है, अपना जान बचा के भाग जाता है, कहाँ, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में वहाँ पे जाता है और मनुष्य का रूप धारण कर एक ब्राह्मण के यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है, एक ब्राह्मण के यहाँ पे रुक जाता है। ये ऐसे बहुत तेज़ दिमाग का था, जिस वजह से इससे खुश है कि ब्राह्मण जो है अपनी पुत्री की शादी, इसकी पुत्री का नाम रहता है पार्वती, ठीक है, तो पार्वती की शादी किसके साथ कर दिया जाता है, पुंडरिक के साथ, ठीक। ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर क्या होता है कि पुंडरिक को एक सपना देखता है, ये सपना देखने के बाद इसको लगता है कि हमको अपना देश वापस जाना चाहिए।
फिर ये क्या होता है, अपना देश पार्वती के साथ अपना देश वापस लौट रहा था। ठीक है, अपना देश वापस लौट रहा था। वापस लौटने के दरमियान क्या होता है कि जब यह रांची के पिठोरिया, ठीक है, रांची के पिठोरिया क्षेत्र, पिठोरिया आपको पता होगा कि रांची से जब आप कांके वाले रास्ते से, ठीक है ना, कांके वाले रास्ते से जब आप पतरातू जाइएगा, पतरातू घाटी, वही रास्ता जो ऐसे ऐसे करके है, ठीक है ना, जो देखने में बहुत सुंदर है, पतरातू घाटी जाइएगा तो रांची से आपका 15 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह मिलेगा पिठोरिया। वहाँ पे आपको राइट साइड में एक ये पहाड़ भी मिलेगा। वहाँ पे एक गांव है सुतियाम्बे। कौन सा गांव है? सुतियाम्बे। सुतियाम्बे में क्या होता है कि जब जाता है तो ये लोग थक जाता है। थक जाने के बाद सुतियाम्बे में एक पेड़ के नीचे में ये लोग विश्राम करने लगता है। कौन? पुंडरीक नाग, ठीक है, और उनकी वाइफ, ठीक है, पार्वती। पार्वती एक्चुअली उस टाइम क्या होते हैं, गर्भ से होती है, तो इस वजह से वो लोग वहाँ पे विश्राम करने लगते हैं पेड़ के नीचे। और वहीं पे क्या होता है, पुंडरीक नाग के द्वारा अपना जो है इसको अपनी सच्चाई बताती है, पूरा कहानी बताता है पार्वती यानी अपनी पत्नी को कि ऐसे ऐसे चीज़ें थी और ऐसे ऐसे घटनाएं घटी, तो अब हमको अपना देश वापस जाना है। ठीक है, और इतना बताने के बाद फिर वो क्या होता है कि बगल में एक तालाब होता है जहाँ पर ये क्या करता है, जाके छलांग मार देता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो इसकी पत्नी होती है पार्वती, ये फिर क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है यहाँ पे। ठीक है, बच्चे को जन्म देने के बाद फिर क्या होती है, ये भी क्या होती है, यहाँ पे सती हो जाती है, यानी कि अपना प्राण त्याग दे देती है। यह देख के क्या होता है कि यहाँ से एक ब्राह्मण जो है गुजर रहा होता है, एक ब्राह्मण यहाँ से गुजर रहा होता है। तब यह देखता है कि यहाँ पे एक बच्चा जो है, इसके ऊपर में एक सांप जो है फन फैलाए जो है यहाँ पे बैठा हुआ है माथे के ऊपर पे। ठीक है, और फिर जब वह सांप इस ब्राह्मण को देखता है तो वो फिर वो कौन होता है, पुंडरीक नाग होता है। वो वापस प्रकट होता है और प्रकट होने के बाद फिर बोलता है कि आप इसका लालन पालन कीजिए। ठीक है, और लालन पालन करने के बाद ये नागपुर देश का राजा बनेगा, आप इसका बढ़िया से देखभाल रखिए। और इतना कहकर पुंडरीक नाग वहाँ से चला जाता है। तो ये कहानी थी आपका जाके किसका, फनी मुकुट राय। एक इतिहासकार वेबस्टर हैं, ठीक है ना, वेबस्टर, इनके अनुसार बताया जाता है कि कांके के एक ब्राह्मण के द्वारा इनका लालन पालन होता है। ठीक है ना, वेबस्टर के अनुसार अपनी रिपोर्ट में बताता है कि इसका लालन पालन जो है एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है, जो किस ग्राम से संबंधित है, कांके ग्राम से। ठीक है ना, फिर वहीं पे एस सी रॉय के द्वारा अपने रिपोर्ट में बताया जाता है कि मदरा मुंडा ने इस बच्चे को क्या किया था, गोद लिया था। ठीक है, और गोद लेने के बाद जब यह बड़ा हुआ, यानी कि फनी मुकुट राय जब बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद यानी बताया जाता है कि 64 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, तो और 84 ईस्वी में जब यह बड़ा हुआ तो मदरा मुंडा ने क्या किया, अपना जो राजपाट है वो इसको हस्तांतरित कर दिया, यानी कि इसको सौंप दिया। तो ये जो है आपका जाके फनी मुकुट राय के बारे में जो है, इसके जन्म से संबंधित जो है और इसका राजपाट यानी कि नागवंश की स्थापना से संबंधित इस तरह के अलग अलग इतिहासकार के विचार हैं। ठीक है, एक इतिहासकार और हैं जे रीड। ठीक है ना, इसके अनुसार जो है ये मानते हैं कि नागवंश की स्थापना जो है वो 10वीं शताब्दी में हुआ था। कब? नागवंश की स्थापना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। ठीक है, और किसने की थी? फनी मुकुट राय ने की थी। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, कि किस इतिहासकार ने क्या कहा है, वेबस्टर ने क्या कहा, एस सी रॉय ने क्या कहा है और जे रीड ने क्या किया, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जे रीड के अनुसार नागवंश की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन रहेगा 64 ईस्वी, 10वीं शताब्दी, तो उसमें कन्फ्यूज हो जाइएगा, गलत आंसर मार के आ जाइएगा। एस सी रॉय के अनुसार जो है वो क्या है, ठीक है ना, तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा फनी मुकुट राय के बारे में, जन्म से संबंधित क्या क्या कहानियाँ थी। अब देखिए फनी मुकुट राय छोटा नागपुर खास के में नागवंश की स्थापना करता है। ठीक है, और इसे नागवंश का क्या बोला जाता है? आदि पुरुष भी बोला जाता है। ठीक है, आदि पुरुष किसको बोला जाता है? फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय इसकी स्थापना कब करती है? 64 ईस्वी आपको बताएं, या फिर आपका 84 ईस्वी, बहुत जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या करता है, अपना जब नागवंश की स्थापना करता है तो फिर अपना क्या करता है, सबसे पहले राजधानी बनाता है। ठीक है, और अपना पहला राजधानी जो फनी मुकुट राय के द्वारा बनाया गया था, क्या कौन सा क्षेत्र? सुतियाम्बे को अपना पहला राजधानी बनाता है और वहाँ पे एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, झारखंड में जो है सूर्य मंदिर एक है आपका रांची में। रांची का कहाँ पे? बुंडू में, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज कीजिएगा। यहाँ पे सूर्य मंदिर आपका रांची में है, सूर्य मंदिर।
और सुतियांबे में जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? फनी मुकुट राय के द्वारा। ठीक है, फनी मुकुट राय के द्वारा। और जो रांची बुंडू में जो आपका सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किया गया एक संस्था के द्वारा। ठीक है ना, संस्कृति विहार, क्या नाम है उसका? संस्कृति विहार। और इसका जो आर्किटेक्टर है, ठीक है, वो कौन है? SRN कालिया। कौन है? SRN कालिया। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपका सुतियांबे में जो सूर्य मंदिर है वो फनी मुकुट राय के द्वारा, और जो बुंडू में आपका सूर्य मंदिर है वो आपका किसके द्वारा? संस्कृति विहार संस्था के द्वारा बनाया गया है, जिसके आर्किटेक्टर कौन है? SRN कालिया है। ठीक है ना, अब देखिए ये जो मंदिर है ना आपका सूर्य मंदिर, यहाँ पे जो बुंडू में है, इसमें जो है ना कलम से लिखी कविता की उपाधि भी, या फिर ऐसे करके क्वेश्चन भी आता है कि किस मंदिर में मतलब किया गया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सूर्य मंदिर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। जब राजधानी बन गया आपका जाके फनी मुकुट राय का, तो राजधानी बनने के बाद फिर इन्होंने क्या किया? अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा। ठीक है, यानी कि ये अगर मैप है झारखंड का, ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र था, इसका जो क्षेत्र था आपका जाके ये वाला क्षेत्र था। ठीक है, फनी मुकुट राय का। फिर इसने क्या किया? इसने शादी की कहाँ पे? पंचेत के राजा, वहाँ पे कौन से राजा रहा करते थे? तो गोवंशी राजा रहते थे वहाँ पे। ठीक है, उनकी पुत्री से शादी यहाँ पे करता है किसके द्वारा? फनी मुकुट राय के द्वारा। फनी मुकुट राय। ठीक है, शादी करने के पीछे एक रीज़न भी था, क्योंकि ये अपना साम्राज्य क्या कर रहे थे? विस्तार करना चाह रहे थे। तो यहाँ सिंहभूम तक तो लगभग था इसका साम्राज्य, लेकिन नीचे दक्षिण की ओर बढ़ना था, तो इसके लिए उसने क्या किया? पंचेत राज के जो गोवंशी राजा थे उनकी पुत्री से ये शादी करते हैं, और फिर इनके मदद से, यानी पंचेत राज की मदद से क्योंझोर, यहाँ पे जो क्षेत्र है कौन सा है? उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है आज के डेट में क्योंझोर पड़ता है। ठीक है ना, इस क्षेत्र में जाके वो फिर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं? जीत हासिल करते हैं। ठीक है, और जीत हासिल करने के बाद फिर ये इस क्षेत्र को भी आपका किस में आ जाता है? नागवंशी क्षेत्र में ये गिना जाने लगता है। साथ ही आप ये भी देखिएगा कि फनी मुकुट राय के द्वारा जो है, पहले आपका जो मुंडा राजवंश में कितने? 7 गढ़ थे, और 21 परगना में इसको विभाजित किया गया था। लेकिन जब फनी मुकुट राय आया तो ये परगना आपका बढ़ के कितना हो गया? 66 परगना हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। फनी मुकुट राय के द्वारा अन्य और भी काम किए गए, जैसे इन्होंने क्या किया? पहले गैर आदिवासी लोगों को अपने यहाँ रखने का प्रचलन भी किया, जिसमें से एक व्यक्ति थे आपका जाके कौन? भवराय श्रीवास्तव। भवराय श्रीवास्तव। ठीक है ना, इन्होंने गैर आदिवासियों को क्या किया? आश्रय दिया। उसमें से भवराय श्रीवास्तव एक ऐसा व्यक्ति था, इसका नाम इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि इसको एक पोस्ट दिया गया था। ठीक है ना, कौन सा पोस्ट? अपना दीवान इसको बनाया था। ठीक है ना, भवराय श्रीवास्तव को क्या बनाया था? अपना दीवान बनाया था, और दीवान बनने वाला यह पहला गैर आदिवासी व्यक्ति था। कौन? भवराय श्रीवास्तव। और इसको कहाँ पे बसाया गया था? बेलकुप्पी में। बेलकुप्पी में इसको बसाया गया था। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। फनी मुकुट राय जब लास्ट क्षण में थे तो फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति रहते हैं बागदेव सिंह। बागदेव सिंह, ठीक, इनके द्वारा क्या होता है? फनी मुकुट की हत्या कर दी जाती है। फनी मुकुट राय की हत्या की जाती है। यानी एग्जाम में पूछे कि फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी, तो बागदेव सिंह ने की थी। बागदेव सिंह से 2 चीज़ें और हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, क्या क्या? सबसे पहले बागदेव सिंह ने क्या किया था? फनी मुकुट राय की हत्या की थी। बागदेव सिंह ही व्यक्ति था जिसने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? बागदेव सिंह ने की स्थापना। लेकिन ये वो व्यक्ति नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। फनी मुकुट राय 64 ईस्वी में स्थापना करते हैं, और रामगढ़ राज्य की स्थापना होता है 1368 ईस्वी में। ठीक है, तो ये नाम सेम है लेकिन व्यक्ति अलग अलग है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। बागदेव सिंह ही जो व्यक्ति था इसने फनी मुकुट राय को जो है मारा था, और बागदेव सिंह का नाम का दूसरा व्यक्ति था, उसने क्या किया था? रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी 1368 ईस्वी में। ठीक है ना, क्योंकि एज गैप बहुत ज़्यादा है इसलिए सेम व्यक्ति नहीं हो सकता है। फिर बागदेव सिंह ही वह व्यक्ति था जो नागवंश का एक राजा था, प्रतापकर्ण। ठीक है, कौन था? प्रतापकर्ण। जब इसको तमाड़ के राजा के द्वारा इसको किलाबंदी कर लिया जाता है, ठीक है ना, तो फिर क्या करता है प्रतापकर्ण जो है खेरागढ़ के राजा जिसका नाम क्या रहता है? बागदेव। ठीक है,
जिसका नाम क्या रहता है, बागदेव। इससे सहायता मांगता है कौन, प्रतापकर्ण। प्रतापकर्ण कौन है, नागवंश का एक राजा है जो हम लोग आने वाला टाइम में पढ़ेंगे अभी, लेकिन बागदेव सिंह का यहाँ पे जिक्र हुआ है इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि बागदेव सिंह, आप नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाइएगा। झारखंड हिस्ट्री इतना आसान नहीं है कि आपको डाटा याद हो जाएंगे, लेकिन ऐसे अगर आप याद रखिए कि बागदेव सिंह, क्योंकि देखिए अभी बागदेव सिंह बताएंगे फनी मुकुट राय की मृत्यु की थी, इसने इसको मारा था। थोड़ा देर बाद कुछ क्लास के बाद आपको पता चलेगा कि रामगढ़ राज्य की स्थापना इसने की थी, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी तो फनी मुकुट राय के टाइम ही हुआ होगा। इसलिए मैं आपको एक ही साथ बता दे रहा हूँ कि ये नाम सेम है लेकिन व्यक्ति अलग है, ठीक है ना। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने की थी, फनी मुकुट राय को किसने मारा था, बागदेव सिंह ने, और प्रतापकर्ण की सहायता किसने की थी, तो बागदेव ने ही की थी। खेरागढ़ का ये राजा था, कब किया था, जब तमाड़ के राजाओं ने क्या कर लिया था, इसको किलाबंदी कर लिया था प्रतापकर्ण को, ठीक है ना। तो बागदेव सिंह से इन 3 चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी मृत्यु जब हो जाती है फनी मुकुट राय के बाद, तो उसके बाद फिर कौन आता है उनका उत्तराधिकारी, तो मुकुट रॉय आता है, ठीक है, मुकुट रॉय। इसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसके बारे में नहीं पढ़ना है। फिर आपका मदन रॉय आता है, ठीक है, इसके बारे में भी कुछ बुक में वगैरह में नहीं दिया हुआ है। फिर आता है आपका जाके प्रताप राय, ठीक है। प्रताप राय के बारे में जो है 1-2 बातें यहाँ पे बुक में दी गई हैं जो जिसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला बात ये है कि प्रताप राय ने आप उसकी राजधानी जो है पहले कहाँ थी, सुतियांबे थी, ठीक है। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी, सुतियांबे। तो सुतियांबे से चेंज करके इसकी राजधानी कहाँ पर बसा दिया, चुटिया में, ठीक है। सुतियांबे से चेंज करके इसकी राजधानी कहाँ ले गया, चुटिया, ठीक है। यानी कि वही आपका, अगर ये झारखंड है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये झारखंड है, तो ये हो गया आपका कांके वाला एरिया यहाँ पे। उसके बाद फिर चुटिया आपका कहाँ हो गया, चुटिया आपका इस जगह पे हो गया, ज़्यादा दूर नहीं है, अगल बगल में ही है। तो उसने क्या किया, प्रताप राय ने अपनी राजधानी चेंज की थी सुतियांबे से चुटिया, इसलिए इसको याद रखा जाता है। दूसरा बात यह है कि पलामू का किला का निर्माण जो है प्रताप राय के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। प्रताप राय के शासनकाल में ही भी आपका हुआ। प्रताप राय करके एक आपका जाके चेरो वंश में भी है, लेकिन चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी, 1572 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और प्रताप राय आपका जाके 268 ईस्वी के आसपास की घटना है, ये नागवंशी राजा है, ठीक है ना। तो प्रताप राय जो है, 2 घटनाएं हुई हैं प्रताप राय के साथ। पहला कि इसने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया की है, और दूसरा बात है क्या हुआ है कि पलामू का किला का निर्माण जो है प्रताप राय के शासनकाल में हुआ है। पलामू का किला, पुराना किला जो है, पलामू का किला, और इस पुराना किला को किसने, मैदानी भाग में बनाया गया था, ठीक है ना। देखिए इसमें 2 किला का निर्माण किया गया था, पुराना किला और नया किला। पुराना किला जो है वो मैदानी भाग में बनाया गया, नया किला जो है वो पहाड़ी भाग में बनाया गया था, ठीक है ना। तो जो पुराना किला है उसको मैदानी भाग में जो बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, तो रक्सेल राजाओं द्वारा, ठीक है। रक्सेल राजाओं के द्वारा क्या किया गया था, पुरानी जो पलामू का किला है उसका निर्माण किया गया है, ठीक है। और जो नया वाला जो किला है, यानी कि पलामू का जो नया वाला किला है, उसको गोपाल राय के द्वारा किया गया था, जो चेरो वंश का था। और बाद में फिर उसने क्या, जो मेदिनी राय था उसने उसका मरम्मत करवाया था, ठीक है ना। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, चीज़ें यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि देखिए जो पुरानी किला है जिसको मैदानी भाग में बनाया गया था, उसको प्रताप राय के शासनकाल में बनाया गया था। प्रताप राय कौन है, तो ये नागवंश के आपका एक राजा है, ठीक है। एक प्रताप राय आपका चेरो वंश में भी मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन वो दूसरे हैं। मेदिनी राय के वो आपका जाके ये हैं उनके पूर्वज, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि पलामू का जो पुराना किला है जो मैदानी भाग में बनाया है वो किसके शासनकाल में बना है, तो प्रताप राय जो कि नागवंश के राजा थे, ठीक है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया, तो रक्सेल के द्वारा बनाया गया। जो पलामू का नया किला है उसको किसके द्वारा बनाया गया, तो गोपाल राय के द्वारा बनाया गया। गोपाल राय किससे संबंधित है, तो वो है आपका जाके चेरो वंश से, ठीक है। चेरो वंश कब आया, 1572 के बाद अस्तित्व में आया है, ठीक है। और फिर इसकी मरम्मत किसने कराई, जो नया पलामू का जो किला है, ठीक है, नया पलामू का जो किला है इसके मरम्मत करवाया था किसने, मेदिनी राय ने, ठीक है। यानी पलामू का किला से 3 लोग संबंधित हैं। एक हो गया मेदिनी राय जिसने मरम्मत कराया, नया पलामू किला किसने बनाया, तो गोपाल राय के द्वारा, और पुराना पलामू किला रक्सेल के द्वारा बनाया गया। किसके शासनकाल के उस टाइम चल रहा था नागवंश में, तो प्रताप राय का टाइम चल रहा था, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको आज यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे भीमकर्ण के बारे में, शिवदास कर्ण, प्रतापकर्ण, ऐनीनाथ सहदेव। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।